आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लोग परिचित होंगे सेल के बारे में, बहुत बार पढ़े भी होंगे, बचपन में भी पढ़े हैं हम लोग। क्लास 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी में। तो ह्यूमन सेल आज हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग सेल को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? किन्हीं को पता है क्यों बोला जाता है? एनीवन बताइए। हाँ, क्योंकि हम लोग का सारे बॉडी सेल से बना रहता है। ओके, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है बताइए। मतलब शेप भी देता है बॉडी को और फंक्शन भी करता है। जी बहुत अच्छा। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इसे क्यों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हम लोग अभी सबसे पहले इसे समझेंगे। ठीक है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चर और साथ में फंक्शनल यूनिट जो है बोला जाता है सेल को। यानी कोशिका सभी जीवित प्राणियों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना, हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार ईंट से क्या बनती है, जिस प्रकार ईंट से जो है दीवार बनती है। जिस प्रकार ईंट से दीवार बनती है और दीवार से एक मकान बनता है, उसी प्रकार जो है पहले सेल। ठीक है, सेल, सेल से क्या बनता है तो टिश्यू बनता है। टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है तो ऑर्गन, 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 और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम ऑफ शरीर, और उससे हमारा क्या बनता है तो हमारा ह्यूमन ह्यूमन बॉडी। बॉडी बनता है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल, हम लोग जो संरचनात्मक इकाई जो बोलते हैं सेल का, वो यही है। ठीक है, क्योंकि सेल से जो है एक जो है पहले हमारा कमरा बना और कमरा से पूरे जो है घर का निर्माण हो गया। उसी प्रकार हमारा जो है सेल है, सेल से टिश्यू बनता है। यानी कि सेल के समूह को टिश्यू बोलते हैं, और बहुत सारे टिश्यू के समूह को जो है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी का निर्माण हो जाता है। ओके, तो ये संरचनात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आपको पता होगा कि आपके सेल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। एटीपी बनता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो सारी क्रियाएं जो है वो कहाँ पे होती है तो हमारे बॉडी के हमारे सेल के अंदर ही होती है, कोशिका के अंदर ही होती है। और वहीं पे जो है हमारा ऊर्जा बनता है या फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है कोशिका के अंदर ही होती है। तो इतनी सारी कोशिका है और सारा मिलके ये सारा कार्य करता है। यानी कि हमारा बॉडी का तो संरचनात्मक तो इकाई है ही, साथ में कार्य करने की इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। इसी वजह से इसे क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया ये सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल जैसे देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी के लिए जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है यूनिट क्या होता है तो हमारा सेल होता है। ओके, सभी जीवों की रचना एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से हुई है। ठीक है, अब देखिए एक कोशिका और बहु कोशिका, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकाओं से बना हुआ। जैसे कि आपका जो है अमीबा हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, वो आपके एक सेल से बना होता है और उसका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है, तो उसे में क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं। जबकि हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी जीवों की रचना एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होती है। होती तो कोशिका से ही है, लेकिन या तो एक से होती है या फिर एक से अधिक से होती है। ओके, अब बचपन में हम लोग सभी लोग पढ़े थे कि कोशिका की खोज किसने किया है, तो सभी लोग को पता होगा रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक जो है पेड़ का जो छाल होता है ना, उसको कॉर्क भी बोलते हैं, तो पेड़ का छाल जो है जो मृत कोशिका की खोज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो छाल जो होता है वो मरा हुआ रहता है, और उसी को जब वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको कमरा घर जैसा कुछ दिखता है, तो उसी को उन्होंने सेल नाम दे दिया था, इसी वजह से इसे सेल बोला जाता है। तो 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोला जाता है कि कोशिका की खोज की। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीवित कोशिका या मृत कोशिका की खोज, तो आपको याद रखना है कि मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने, हाँ, मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, कॉर्क की पतली सी जो है परत को माइक्रोस्कोप से देखा और उसे क्या नाम दिया, तो सेल। ठीक है, जैसे ही एक्साइटमेंट में उन्होंने सबसे पहले मुंह से क्या निकला, जब हम कुछ नई चीज देखते हैं और आपको लगता है कि उस तरीके का है, तो उसी तरीके से उसके मुंह से पटा से क्या निकला, सेल निकला, यानी कि कमरा निकला। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि सेल शब्द की उत्पत्ति, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा से हुई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है लैटिन शब्द के सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा। ठीक है, छोटे छोटे कमरों से कमरों की वो उन्होंने संरचना देखा और उसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, तो सेल रख दिया। ठीक है, तो सेलुला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, कुछ जीव जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि पादप और जो जंतु कोशिका होते हैं, यानी जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, और साथ में जो पेड़ वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे, वो सारे क्या होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, प्रत्येक कोशिका विशेष कार्य करती है, जैसे वृद्धि करना, शोषण करना, प्रजनन करना, उत्सर्जन करना। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि मल्टी सेलुलर है हमारा बॉडी। ठीक है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर कार्य करता है, तो अनेक कोशिका अलग अलग, कोई वृद्धि करने का कार्य कर रहा है, कोई शोषण करने का, कोई प्रजनन करने का, कोई उत्सर्जन करने का, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अलग अलग जो है कार्य को करती हैं। ओके, अब एक सामान्य कोशिका तीन भागों से बनी होती है। आप लोगों को पता होगा कि कोशिका को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली होता है, दूसरा जो है साइटोप्लाज्म है, और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद कोशिका ध्रुव, और तीसरा क्या है, नाभिक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोशिकाएं जो है अपने आकार और कार्य में भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, जैसे कि कोई श्वसन के कार्य के लिए, कोई प्रजनन के, कोई उत्सर्जन के कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, उसी प्रकार कोशिकाएं जो है अपने आकार और कार्य में भिन्न हो सकती है। तो आकार में भी भिन्न हो सकती है, नॉर्मल तो हम लोग ऐसे गोल शेप का बता देते हैं, लेकिन इसका शेप भी अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्य में भी भिन्न हो सकती है। अगर हम लोग देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और नई कोशिकाएं पहले मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। यानी कि आपको पता होगा, जब आपके शरीर में जैसे कि आपको कोई एक थाप मारा और वहां के टिश्यू मर जाते हैं, और फिर वहां पे दूसरे जो बगल बगल वाले टिश्यू रहते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, बगल वाले टिश्यू जो है उसको फिर उससे जो है नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो वही बातें बोला गया यहाँ पे कि सभी जो जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और नई कोशिकाओं जो है वो पहले मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, अभी हम लोग देखें कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और तीसरा जो है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ओके, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो कि हमारा सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है, ये वाला जो लेयर में बनाई हो, यही क्या है, यही आपका सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलेंगे। यानी कि कोशिका की सबसे बाहरी पतली और लचीली जो परत होती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये कोशिका द्रवों को चारों ओर से घेरती है और कोशिकाओं को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यानी कि अंदर में जो भी लिक्विड्स वगैरह भरे हुए हैं, जो भी कोशिका के अंग हैं, वो सारे इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। किसकी वजह से? ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से सुरक्षित रहता है। जैसे
यह चयनात्मक परागम्य होती है, केवल कुछ विशेष पदार्थ ही अंदर बाहर जाने देती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो चयनात्मक परागम्य बोला गया है, यानी कि ये झिल्ली ऐसी होती है ना, इससे पार तो हो सकता है, यानी इस पार से उस पार चीजें हो सकती है, लेकिन वही चीजें जो कि वो चयन करेगा, इसी वजह से चयनात्मक परागम्य बोला गया है, यानी कि केवल कुछ विशेष पदार्थ को ही अंदर या बाहर जाने देती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपको घर में किसे एंटर करना है और किसे नहीं करना है। ठीक है, तो बस विशेष चीजों को ही अंदर और बाहर जाने देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए, किसी को भी? नो मैम। ओके, अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अभी जो हम लोग देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें हमारे कोशिका के अंग क्या रहते हैं, वो तैरते रहते हैं इधर से उधर, है ना? तो ये हम लोग इसे कोशिका का द्रव बोलते हैं, यानी कि ये जेल जैसा तरल पदार्थ होता है जो कि कोशिका के अंदर भरा होता है। तो क्या होता है, जेल के जैसा होता है और ये कोशिका के अंदर भरा होता है। ये ना तो सॉलिड होता है और ना ही पूरी पूरी तरह से लिक्विड होता है, जैसे कि आप मध्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई जेल बोल सकते हैं, तो गाढ़ा पदार्थ होता है वो, ठीक है, तो जेल की तरह होता है और कोशिका के अंदर भरा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि सभी कोशिका के अंग होते हैं। तो जो भी कोशिका के अंग को कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है, यानी कोशिका के वो अंग है, इसीलिए उसे कोशिकांग बोले गए, यानी कि जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे हमारे इस साइटोप्लाज्म में क्या करते रहते हैं, तो तैरते रहते हैं। ओके, कोशिका की अधिकांश रासायनिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है। तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो कहाँ पे होते हैं, तो वो इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोशिका के कौन से भाग में जो है रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका के द्रव्य के अंदर होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे स्विमिंग पूल में एग्जांपल दिया गया है कि स्विमिंग पूल में जो है पानी में जैसे सब तैरते रहते हैं, उसी प्रकार जो है इस जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसी के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्या है, आपका सेल है और इसी के अंदर आप देख सकते हैं जितने भी चीजों का नाम यहाँ पे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारा चीज क्या है, ये कोशिका के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में ही क्या करते हैं, तो तैरते रहते हैं। ओके, अब साइटोप्लाज्म के में कितने अंग, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल, यस, सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स जो है फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन सेल। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के द्रव में पाए जाते हैं। अब जिन्होंने साइटोप्लाज्म के बारे में जिसे पता नहीं होगा, अगर पूछा जाएगा कि सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी एनाटॉमिकल जो वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो है आपके सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें आप जैसे देख सकते हैं साइटोसोल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी निकाय जिसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, लाइसोसोम है, उसके साथ ही पेरोक्सीसोम है, और सेंट्रियोल्स जो कि आपके केवल पशु की कोशिकाओं में पाया जाता है, और भी चीजें हैं, तो होगा नहीं इसको छोटा करना। उसके साथ ही साइटोस्केलेटन, ठीक है, वेसिकल्स, और एक और है
जिसको इंक्लूजन्स बोला गया है, ठीक है, अस्थायी भंडारण जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग 3 पार्ट देखे थे, कोशिका के 3 भाग देखे थे। अभी जो सबसे बीच में जो पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसे नियंत्रित करता है। जैसे कि एक कॉलेज को एक प्रिंसिपल जो है, उसके सभी कार्यों को, सभी टीचर के को कौन सा क्लास देना है, ये सारा काम जो है एक प्रिंसिपल करता है। उसी प्रकार ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है कौन सा कोशिकांग जो है कौन सा कार्य करेगा, तो उसको करवाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए ये जिम्मेदार होता है न्यूक्लियस। ओके, तो यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और आमतौर पर गोल आकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये गोल आकार का होता है। और ये क्या करता है, तो ये कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। और सेंट्रल ऑफ द सेल होता है, ये यूजुअली स्पेरिकल इन शेप में आता है ये। उसके साथ ही इसमें अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए गुणसूत्रों के रूप में होता है। तो इसमें डीएनए जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके डीएनए का जो है पिक्चर है, ठीक है, गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गुणसूत्र के रूप में जो है होता है यहाँ पे, अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में यहाँ पे होते हैं। ये कोशिका विभाजन, वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण जैसे सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो चाहे कोशिका का विभाजन करना हो, या फिर वृद्धि करना हो, या फिर प्रोटीन का संश्लेषण करना हो, सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। ओके, तो आपको ये न्यूक्लियस इस तरीके से ध्यान रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम में पिछले एक एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, जिसमें क्वेश्चन पूछ दिए गए थे कि प्रोटीन का खोज किसने किया था, सेल के खोज किसने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब किया था, तो आपको उसका ईयर भी याद होना चाहिए और किसने किया था वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, कभी भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बहुत इजी भी है, इतना तो याद रखना बनता ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले सेल, तो सेल की खोज किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ठीक है, रॉबर्ट ये तो सभी को पता होगा कि सेल कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। और रॉबर्ट हुक कितने में किया, तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई है सेल की। लिविंग सेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की है। अब देखिए, ये दोनों में मृत कोशिका की खोज पूछा जाएगा तो रॉबर्ट हुक, और अगर जीवित कोशिका लिविंग सेल के बारे में पूछा जाएगा तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, आपको ध्यान रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कितने में इन्होंने किया है, तो 1674 में किया है, 1674। ठीक है, ये जो है दांत कुछ खोदने वाला होता है, उसी को माइक्रोस्कोप में जाके देखा था, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसे जीवित कोशिका के बारे में पता चलता है। तो ये इस प्रकार जीवित कोशिका की खोज जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा था कमरा को। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नाभिक, नाभिक की खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, और 1831 में किया है। ठीक है, नाभिक की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1890 में किया गया, रिचर्ड अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1890 में किया गया है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी निकाय की खोज जो है ये जो है केमिको गोल्जी के द्वारा किया गया, नाम के पीछे भी गोल्जी लगा हुआ है, तो ये आपको याद करना इजी रहेगा। 1898 में किया गया। ठीक है, 1898 में गोल्जी एपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ईआर शॉर्ट फॉर्म में ईआर के नाम से भी जानते हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसकी खोज किसने किया है, कीथ पॉटर ने किया है, और 1945 में। ठीक है, कीथ पॉटर ने 1945 में किया है। राइबोसोम की खोज देखेंगे, राइबोसोम्स, तो जॉर्ज पैलाडे, पालाडे पैलाडे बोलिए, तो जॉर्ज पालाडे ने 1955 में किया है। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम एक साथ ध्यान रखेंगे, 1955 दोनों का है। ठीक है, 1955। यहाँ पे आपको क्रम वाइज भी दिया गया है, तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम का जॉर्ज पैलाडे, और लाइसोसोम का हो जाएगा क्रिश्चियन डी व्यू।
ठीक है, तो क्रिश्चियन डी ड्यूक के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज 1955 में की गई है। ठीक है, प्लास्टिड की खोज अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है सिंपर, सिर्फ सिंपर नाम याद रखिएगा। AFW सिंपर के द्वारा जो है 1883 में की गई है, 1883 में। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट जूलियस वॉन सैक्स ने 1860 में किया है क्लोरोप्लास्ट की खोज। ऐसे ये आपका प्लांट सेल के लिए हो जाएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, और भी कुछ है यहाँ पे देखिए, क्लोरोप्लास्ट जूलियस वॉन सैक्स यानी कि 1860 में जूलियस वॉन सैक्स के द्वारा किया गया है। रसधानी जिसको वॉक्यूल्स भी बोलते हैं, इसकी खोज जो है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने ही किया है 1676 में। ठीक है, 1676 में एंटोनी वॉन लिवेनहॉक के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है सेंट्रियोल्स की खोज जो है एडवर्ड वॉन बेनेडिक्ट ने 1883 में की है। ठीक है, एडवर्ड वॉन बेनेडिक्ट ने 1883 में की है। आपको ध्यान रखना है सेंट्रियोल्स के बारे में। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल की खोज की है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका सेल का चैप्टर कंप्लीट होगा आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना दूर सबको क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि इस समय भी आप लोग बोले हैं जल्दी छुट्टी देना है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी जितने भी चीज अभी आपने पढ़ा है वो सारा आपका क्लियर हो जाए। ओके, करना है। मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक ही है मैडम? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, सेल मेम्ब्रेन बोलिए। जी जी, ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कुछ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे जीव की आधारभूत इकाई होना चाहिए, वो गलत मिस्टेक। यहाँ इंग्लिश क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? अच्छा, आंसर भी दिख रहा है, 1 सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा बड़ा करूंगी तो आंसर नहीं दिखेगा और दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल मैम, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में पूछा जाएगा तो आपको सेल लगाना है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है। अब सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है? सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है? बिल्कुल सही, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है मृत कोशिका सबसे पहले किसने देखा? मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। यस सर। बहुत अच्छा। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। सेल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल शब्द का कमरा, स्मॉल रूम हो जाएगा, कोठरी यानी कि कमरा। ओके, बहुत अच्छा। एक कोश की जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा। ओके, बहुत अच्छा। भी दे सकते हैं। मुझे लगा आप लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, क्या फिर देखे आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक कोश की जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा है, यूनिसेलुलर। कोशिका की खोज किस वर्ष की गई है, ये बताइए। 1665। बहुत अच्छा। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया है? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत है, विकास सिद्धांत है, उत्पत्ति का सिद्धांत है।
सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी ध्यान रखना है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह सिद्धांत किसका भाग है? तो ये आपके सेल सिद्धांत का है, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था? सर रॉबर्ट हुकिन। रॉबर्ट फैमिली मैम थ्योरी तो सैडलर और सोन रॉबर्ट हुकिन, ल्यूवेनहुक, डार्विन। स्लाडेन एवं स्वान होंगी। ठीक है, स्लाडेन एवं स्वान हो जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी पढ़ाई नहीं, इसी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए। कोशिका सिद्धांत के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्लाडेन और स्वान आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यह कथन है। ये किसका कथन है? रॉबर्ट हुक का। ये देखिए आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन हो जाता है। तो ये स्लेडेन और स्वान का ही कथन है और इन्होंने ही सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी देने के कारण क्या है? इन्होंने संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इन्होंने ही बताया है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ध्यान रखना है स्लेडेन और स्वान के बारे में। किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली परत देखी? रॉबर्ट हुक ने। बहुत अच्छा। किसने सबसे पहले जीवित सूक्ष्मदर्शी देखे? रॉबर्ट हुक कैसे होगा? जीवित कोशिका की खोज की बात की जा रही है। हाँ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बहुत अच्छा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो सभी कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है आपको ये बताना है। बताइए, समझाइए। न्यूक्लियस से कैसे होगा? अभी मैं बताइए ना कि जब कोई भी कोशिका जैसे आपकी बॉडी में रीजनरेट करने का भी कार्य कर देता है ना। अगर जैसे कि आपको कहीं पे घाव होता है तो उसको भरने का कार्य बगल वाला सेल कर देता है। जो आपका मीट है उसको तो आपको पहले से मौजूद कोशिकाओं से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल आपको ध्यान रखना है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है? ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। ऑप्शन बी मैम रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो आपको ध्यान रखना है। ये क्या बताए थे कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? यानी एक सेल सबसे पहले बना होगा बॉडी में, उसी से क्या हुआ हमारा पूरा शरीर बन गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ये किसने बोला? तो रुडोल्फ विर्चो ने बोला है। कोशिका के कौन से भाग को जीवन का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? बताइए। न्यूक्लियस। दो कोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। बिल्कुल सही है। यानी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, क्या सभी विकल्प सही है? एक सेकंड। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? यहाँ टिश्यू ही होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन अगर बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे अंग, उत्तक और तंत्र जो मैं समझाई थी ना वो इस तरीके से ले लिया गया है। ये ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, इसका आंसर जो है ये नहीं होगा। इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऐसे यहाँ समझा जाए तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उसके अनुसार आंसर सही है। लेकिन नॉर्मली जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना है, अगर ऐसे पूछा जाए कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है तो आपको टिश्यू ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है ये पूछा गया है। इस वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में दिखता है? अभी जैसे हम लोग देखे थे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह विचार किसका है?
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का था। ऑप्शन डी मैम, फ्राइडे एंड स्वान। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ है ना, फ्लैडन एंड स्वान को आप बताएंगे ये, ठीक है, ये भूल नहीं कीजिएगा। रॉबर्ट हुक कोशिका को खोजा है, वो भी मृत कोशिका की खोज, सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज की, सेल की खोज की है, ठीक है। उन्होंने ऐसा बताया, विचार अपना नहीं बताया, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है या फिर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ये दोनों बातें जो है फ्लाडेन एवं स्वान के द्वारा बताया गया है। इन्होंने सेल थ्योरी दी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन एक बहुकोश के जीव नहीं है। अमीबा। अमीबा। बहुत अच्छा। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं बताइए। साइटोलॉजी। देखिए, कोई भी चीज में अगर लॉजी लगा हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अध्ययन कहलाता है, किसी चीज का अध्ययन तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइटोलॉजी ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्स, हाँ, सेल से आपको साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को कहा जाता है, हिस्टोलॉजी होगा या साइटोलॉजी होगा बताइए। साइटोलॉजी होगा मैम। साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी जी, बहुत अच्छा। कोशिका की खोज किसने की, तो हो चुका है। किस वर्ष बताइए कि कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी। कोशिका 1665। ओके, बहुत अच्छा। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब बताना है जीवित कोशिका की खोज कब की हुई थी। 1674। बहुत अच्छा। नाभिक की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। ओके, बहुत अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन। कब की गई है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। 1831 में 1831 में रिड्यूस हो गया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। कैमिलो गोल्जी। ऑल्टमैन होगा, रिचर्ड अल्टमैन, ध्यान रखना है, ठीक है। रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। पावर ऑफ हाउस ऑफ पावर रिच लोगों के पास होती है, तो रिचर्ड हाँ, Yes, good one. Yes, thank you. समझ में आ गया है। ऐसे ही आपका कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ऐसे ही आप लोग बताते रहिए कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें, ठीक है, ताकि याद भी हो जाए। आपका ग्रीन। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष हुई थी। 1890। 1890, बहुत अच्छा, 1890 होगा, 1890 ही होगा। गोल्जी निकाय की खोज किसने की थी। Camilo Golgi. कैमिलो गोल्जी, ये तो बिल्कुल सही है। गोल्जी निकाय की खोज कब की गई थी। 1955। बिल्कुल सही। दो चीजें में साथ में बताई थी। राइबोसोम उसमें था ना मैम, राइबोसोम और लाइसोसोम 1955। राइबोसोम और लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 1898 ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्जी निकाय है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो ये 1989 आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के 8 साल बाद। हाँ, ऐसे ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की है। Keith पॉटर। मेजोरिटी सबका कीथ पॉटर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज कब हुई थी।
1945 1945 बिल्कुल सही है 1945 राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पहला था द्वितीय विश्व युद्ध, याद रहेगा। ऑप्शन डी। क्या बोल रहे हैं? कह रहा था ना रेडिएशन था ना 1945 में परमाणु बम का जापान पर, ऐसे याद रहेगा वो बम की तब 1945 आपकी आवाज नहीं आ माइक बंद आप लोग है ना, आंसर देने के बाद माइक को म्यूट कर दीजिएगा, बाकी लोग बोलेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा, ठीक है? शालिनी जी अभी आपका साथ माइक खुला हुआ है, अभी बंद कीजिए उसको, फिर वो बाकी लोगों का फिर सुनाई देगा। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप? मैम आप ये कह रहे थे ना रेडिएशन फैला था ना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जापान, तो रेक्टिकुलम शब्द है क्या था वो मैंने देखा नहीं, तो उससे जोड़ देंगे अच्छा। रेडिएशन 1945। जी थोड़ा थोड़ा ओके, जब बिल्कुल। बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध का नहीं नहीं सुनाइए। रेडिएशन से बम युद्ध से जोड़ देंगे। जी जी बहुत अच्छा। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। ऑप्शन जॉर्ज प्लाटे। पहले जॉर्ज प्लाडे, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज प्लाडे आपको याद रखना है। राइबोसोम की खोज किस वर्ष हुई थी? 1955 देखिए आंसर 1955। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये ऑप्शन बी आएगा। दिख गया, ठीक है, क्रिस्टियन डी डूबे। तो लाइसोसोम को स्ट्रिक लगा लीजिए कि डूबे रहता है लाइसोसोम, लाइसोजोम, ठीक है, लाइसोजोम। लाइट रहती है मैम, लाइट रहती है जी ध्रुव ताला होता है ना हमारे यहाँ पे हाँ। ध्रुव, तो उसमें लाइट होती है, तो ध्रुवीय है ध्रुव ताला, लाइसोसोम लाइट। चलिए अब कुछ भी, कोई नहीं, चलिए याद हो जाना चाहिए बस। कोई भी तिगड़म लगा, 1955। लाइसोसोम की खोज 1955 में, बहुत अच्छा। लाइसोसोम और राइबोसोम दोनों का 1955। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? प्लास्टिड बताइए। आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है मैम। स्विम पर, ठीक है, स्विम पर, ये आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लास्टिक की खोज किस वर्ष हुई थी? 1890। 1890। ऑप्शन 1883। क्लोरोप्लास्ट रहने दीजिए, क्लोरोप्लास्ट नहीं ध्यान रखना है आपको। क्लोरोप्लास्ट की खोज कब हुई थी ये भी नहीं ध्यान रखना है। वैक्यूल्स के बारे में बताइए कि राजधानी की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। स्कैम्पर। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक यही होंगे। एंटोनी वॉन कई चीजों की खोज की है मैम इन्होंने, तो जो इस बार अभी आए थे एंटीन्यूवेन, उन्होंने तो बहुत सारी चीजों की खोज की है, कई बार नाम आया है ना इनका। हाँ, जीवित कोशिका की खोज भी उन्होंने ही किया है, ठीक है। हाँ उन्होंने ही किया। राजधानी की खोज किस वर्ष हुई ये बताइए। 1674। 1676।
देखिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, अभी हम लोगों ने देखा था जीवित कोशिका की खोज जो है किया गया है इन्हीं के द्वारा, एंटनी वन लीवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया है बताइए, क्या ईयर था उनका? 1674 1674 हाँ 1670। 1674 था, ठीक है। 2 साल के बाद इन्होंने राजधानी यानी वैक्यूल्स की खोज कर दी है, तो 1676 याद रखना है, 2 साल बाद, ठीक है। वैक्यूल कहाँ रहता है? ये सारा चीज कल आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। कल सारे को हम डिफाइन करेंगे। सेंट्रियोल्स की खोज बताइए किसने की थी? सेंट्रियोल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की मैम। आप तो कॉमेडी बना दी है। नहीं मैम, एजेंडा वैन बेनेटन जी। सेंट्रियोल्स यानी कि सेंटर में रहता है कौन? वैन बेनेडेन। जो बाइडेन 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 वही आ रहा मैम, सेंट्रोसोम। ठीक है। सेंट्रियोल्स की खोज कब हुई थी बता दीजिए? 1955। 1955 55 1883 ना। 55 में तो राइबोसोम और लाइसोसोम हो गया ना, 1883 में होगा ना। 8083 कोशिका भित्ति की खोज किसने की है? सेल वॉल। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट बहुत अच्छा। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। किस वर्ष की गई है? 1665 1665 में ही, ठीक है, 1665 में की गई है। दीवार से कोशिका पता सब हमारी कोशिका को, इस दीवार को ही जान के किया था पता। मरी हुई कोशिका की मरी हुई कोशिका की खोज भी इन्होंने की 1665 में, और ये सेल मेम्ब्रेन की भी। तो कहने का मतलब ये है, दीवार से ही पता किया, मरी हुई दीवार से। यस। दीवार से ही पता कर लिया इन्होंने। कोशिका शब्द की पहली बार किसने किया प्रयोग? रॉबर्ट ठीक है, तो रॉबर्ट हुक। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? अभी ये सारी चीजें पढ़े नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कल हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। डीएनए किस अंग में जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं? न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन निर्माण जो है कौन से? प्रोटीन का निर्माण, बिल्कुल सही। चलिए, हो गया है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।